प्रज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। चलिए हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश के नाम संबोधन यानी राष्ट्र के नाम संबोधन दिया गया। ये गणतंत्र दिवस कौन सा था? तो 77। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने रखा, जिसको सबसे पहले अब देखेंगे। एक तो उन्होंने चर्चा किया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और उसके बाद गरीब, युवा और महिलाओं के बारे में। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची की भी उन्होंने चर्चा की। 8वीं अनुसूची में उन्होंने क्या कहा देखेंगे कि भारत का संविधान अब 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। संविधान को भारतीय भाषाओं में पढ़ने और समझने से देशवासियों में आत्मगौरव की भावना मजबूत होगी। वहीं 1947 में जो विकसित भारत निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें युवाओं के महत्वपूर्ण योगदान रहने की उन्होंने बात की। साथ ही मातृत्व शक्ति आज हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि जो हासिल जो कर रही हैं उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। क्या कहा उन्होंने देखेंगे। महिलाओं की उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी बहनें और बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर अब आगे बढ़ रही और देश के समग्र विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। खासकर 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस लागू हुआ था उसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि सबसे पहले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करते हैं और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ किए। चलिए अब हम लोग कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सैन्य शक्ति, प्रगति एवं सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात रखी गई। क्या भाई? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण जो हुआ उस पर अलग तरीके से बातें की गई। और यहाँ देखिए भी कि दिया है कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में विशेष रूप से अत्यधिक आकर्षक एवं रोमांचकारी थी। परेड की थीम यद्यपि वंदे मातरम के 150 वर्ष था, लेकिन प्रमुख आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर रहा। ऑपरेशन सिंदूर क्या है सबको मालूम है। चलिए अगले कुछ टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, आराम से देखते जाएंगे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नया लोगो और शुभंकर जारी कर दिया गया है। इसको काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यानी 1 जनवरी 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नया लोगो और शुभंकर जारी कर दिया गया है। जिसे मंत्रालय ने अपनी संस्थागत पहचान को आधुनिक बनाने, लोक संपर्क बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में आधिकारिक आंकड़ों की भूमिका को सुदृढ़ करने के प्रयासों का हिस्सा मंत्रालय ने अपनी एक विज्ञप्ति में बताया कि विज्ञप्ति के अनुसार नए लोगों में अशोक चक्र जहां सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है, वहीं इनके मध्य में स्थित रुपये का चिन्ह आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्र विकास में आंकड़ों की भूमिका को रेखांकित करता है। उसी तरह संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान को दर्शाता है। लोगों में ऊपर की ओर बढ़ती विकास रेखा प्रगति को दर्शाती है और बताती है कि विश्वसनीय डेटा सतत आर्थिक विकास की कैसे सहायता करता है। लोगों में केसरिया, सफ़ेद, हरा और गहरा नीला रंग भारत के राष्ट्रीय मूल्यों, विकास, सत्य, स्थिरता और अस्थायित्व और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आधिकारिक आंकड़ों के भरोसे और विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार का नया शुभंकर जारी किया जा चुका है और नाम दिया गया है क्या? उदय। और अभी कौन है UIDAI के अध्यक्ष? ये भी नाम याद रखेंगे तो नीलकंठ मिश्र।
चलिए आगे बढ़ते हुए, सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण के लिए आईएनएस सागर ध्वनि कोची से रवाना किया गया और इसका निर्माण किसने किया? तो डीआरडीओ। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन हैं? आपको याद रखना है। चलेंगे आगे। पाल प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी 10 माह के लोकायन 26 अभियान, यानी 26 कहने का मतलब 2026 अभियान पर रवाना किया गया। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो आपको याद रखना है। उसी तरह 1500 वर्ष पुरानी पाल विधि से निर्मित नौसेना का नौकायान पोत आईएनएस वी कौंडिन्य 18 दिन में पोरबंदर से मस्कट पहुंचा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ये सब आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम 2 लाइन इसमें पढ़ रहे हैं, आप आराम से देखिएगा। भारतीय नौसेना का लगभग 1500 वर्ष पुरानी पाल विधि से निर्मित नौकायान पोत आईएनएस-वी कौंडिन्य, जो 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से ओमान की अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुआ था। 18 दिन की यह यात्रा पूरी करके 14 जनवरी 2026 को ओमान के मस्कट पहुंचा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, जहां वाटर कैनन सैल्यूट से इसका स्वागत किया गया। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए, इसरो का वर्ष 2026 का पहला उपग्रह प्रक्षेपण मिशन विफल रहा। नाम क्या था? इसको याद रखेंगे। PSLV C62 के तीसरे चरण में विफलता हासिल हुई है, तो ये याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। स्वदेश निर्मित पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली उड़ान के 25 वर्ष पूर्ण किए जा चुके हैं। ये याद रखेंगे, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो तेजस सबसे हल्का पहला लड़ाकू विमान है, अपना अभी 25 वर्ष उसने पूरा किया। उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल को मिला पहली स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय तटरक्षक बल को मिला कौन सा पहला जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसका नाम है समुद्र पोत। ये याद रखेंगे। तटरक्षक बल में ये सबसे बड़ा पोत के रूप में माना जाता है। चलिए आगे। देश में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन गुवाहाटी यानी कामाख्या कहाँ? असम, गुवाहाटी हावड़ा के बीच प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो ट्रेन जो होती है वो केवल यात्रियों के लाने और ले जाने तक ही सीमित नहीं होती है, एक दूसरे जगह के आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करती है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। 2025 में भारत में मौसम के संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट जारी किया। देखेंगे, बीते वर्ष 2025 में भारत में मौसम के संबंध में रिपोर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 1 जनवरी 2026 को जारी की। विभाग की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सतह की हवा का औसत तापमान 1991 से 2020 के दीर्घकालीन औसत की दृष्टि की तुलना में 0.28 डिग्री C अधिक रहा। इस दृष्टि से भारत के लिए वर्ष 2025 1901 से जब से आंकड़े उपलब्ध के पश्चात अब तक का 8वां सर्वाधिक गर्म रहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलेंगे आगे बढ़िए, देखेंगे। चक्रवाती तूफान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2025 के दौरान 4 चक्रवाती तूफानों ने भारतीय तटों को प्रभावित किया। इनमें शक्ति अरब सागर से तथा मोथा, उसी तरह सेन्यार और दितवा ये बंगाल की खाड़ी से। यानी आपसे पूछा जा सकता है शक्ति और मोथा कहाँ से, तो ये अरब सागर से, और सेन्यार और दित्या कहाँ से, तो बंगाल की खाड़ी से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। उसी तरह अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत जो हुई थी 2015 में, इसके
विस्तार को बढ़ाते हुए 2030 और 31 कर दिया गया है। एकदम आराम से देखेंगे। असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले कामगारों और अन्य नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस आशय का निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 21 जनवरी 2026 की बैठक में लिया गया। वर्ष 2015 में शुरू की गई स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु तक के गैर आयकर दाता व्यक्ति अपनी इच्छित पेंशन, जो कि 1000 से अधिकतम 5000 तक अधिकतम हो सकती है, का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप एक बार देख लेंगे। राज्यवार समाचार में देखेंगे बिहार, और बिहार में सरस मेला, जो एक तरह से कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी के तौर पे लगाया गया था ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में। ठीक है, बिहार सरस मेला का आयोजन दिसंबर 2025 में किया गया और इसकी थीम थी हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसी तरह आपको याद रखना है कि अभी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो जस्टिस संगम कुमार साहू, और कॉलेजियम के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है और कॉलेजियम पद्धति है। चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखेंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की यात्रा पर आए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में जर्मनी के चांसलर कौन हैं, तो वर्तमान समय में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा, तो यूएई से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। याद रखेंगे विगत दशक में भारत की उनकी यह 5वीं यात्रा जहां थी राष्ट्रपति के रूप में मई 2022 में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी 3री भारत यात्रा थी। किनकी? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद। चलेंगे इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इन दोनों के बीच यानी द्विपक्षीय जो हुआ, इससे उत्साहित होकर वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य दोनों देश पक्षों ने निर्धारित किया है। यानी कौन कौन? तो भारत और यूएई ने 2032 ईस्वी तक, यानी 2032 तक, यानी आज से ठीक, यानी 2026 से ठीक 6 साल बाद तक 200 अरब डॉलर तक व्यापार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अप्रत्याशित कार्रवाई के तहत वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ऑपरेशन का नाम आपको जरूर याद रखना है, और ऑपरेशन का नाम क्या था? एब्सोल्यूट रिजॉल्व। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसके लिए चलाया गया था, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका के द्वारा एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था। ये याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। और वहीं कि विपक्ष की नेता को इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। आपको कमेंट्स करना है उनका नाम क्या था। चलेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, अपनी जेलों में बंद एक दूसरे की कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान करने की बात की गई। ठीक है, ये सब, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2026 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार कितना हो गया? 80। पहले कितना था? 85, यानी 5 पायदान सुधार हुआ। लेकिन पहले स्थान पे कौन है आपको याद रखना है।
ठीक है, ये याद रखेंगे। देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसका है, तो सिंगापुर का है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसी तरह इस वर्ष 2026 की रैंकिंग में जापान व दक्षिण कोरिया जहां दूसरे स्थान पर हैं, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और स्पेन तीसरे स्थान पर दर्शाए गए हैं। और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है 80वां है। पहले कितना था, 85 था, तो 5 पायदान सुधार, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। उसी तरह देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 विभिन्न संगठनों से अमेरिका अलग हुआ। 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय भी इनमें शामिल, याद रखिएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 86 विभिन्न संगठनों से अमेरिका क्या हुआ, अलग हो गया है। ये तो ट्रम्प एक तरह से लग रहा है कि बहुरा चुके हैं, अब इनकी डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई, किन दो देशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसका मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको याद रखना होगा। चलिए, उसी तरह विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन इसी वर्ष लॉन्च किए जाने की संभावना है। अंतरिक्ष में निचली कक्षा में रहते हुए शोध कार्यों के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के प्रवास और अनुसंधान कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को 5 अंतरिक्ष एजेंसियों, अमेरिका की नासा, रूस का रोसकोसमस, यूरोप की ESA, जापान का JAXA और कनाडा का CSA के सहयोग से 1998 में औसतन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में स्थापित किया गया था तथा नवंबर 2000 से ही विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री वहां प्रवास करते रहे। यानी एक बार फिर यहाँ पर तो इन देशों के अंतरिक्ष स्टेशनों के स्पेस जो हैं, एजेंसियां जो हैं, उनका नाम याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है इस पांचों, एक बार फिर से देख लेंगे। अमेरिका का नासा है, रूस का रोसकोसमस है, यूरोप का ESA है, ESA जापान का JAXA है, JAXA और कनाडा का CSA है। भारत का तो मालूम होगा ही, इसरो है। चलेंगे गाजा में अस्थायी शांति की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च। ये तो बस केवल अपने चाह रहे हैं कि मुझे केवल और केवल लोग सम्मान दे, सन की टाइप से हो चुके हैं। और अभी आप देखे भी कि नोबेल पुरस्कार का कुछ इनको ये किया भी गया। आपको बोलना है कि कमेंट्स करके कि किसको दिया गया था और उन्होंने ट्रम्प को क्या प्रदान किया। चलेंगे, देखिए तो गाजा में अस्थायी शांति की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ये 77वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के तौर पर ये लोग भारत आए और देखा भी गया कि कई तरह से व्यापार समझौते भी किए गए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन 77वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पे ये लोग भारत आए थे। चलिए आगे देखेंगे। देखेंगे यहाँ पे यूरोपीय संघ के दोनों पदाधिकारियों व भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में 27 जनवरी को हैदराबाद हाउस कहाँ है, नई दिल्ली में यूरोपीय संघ ने अपने रिश्तों को अभूतपूर्व मजबूती देते हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को अंतिम रूप दे दिया, जिसे दोनों पक्षों ने 2 अरब लोगों का बाजार बनाने के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। ये याद रखेंगे। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने पहली बार एक रक्षा एवं एक साझेदारी ये याद रखेंगे समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको याद रखना होगा। उसी तरह यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस शिखर सम्मेलन को भारत यूरोपीय संघ संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ करार देते हुए कहा कि हम केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे समय में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं जब दुनिया पहले से कहीं अधिक असुरक्षित होती जा रही है। स्वाभाविक है कि अभी आप देख रहे हैं सभी जगह केवल और केवल युद्ध वाली स्थिति बनती हुई जा रही है। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको एकदम आराम से आप लोग देख लीजिएगा। देखेंगे भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन को दोनों पक्षों के रिश्ते में नए युग की शुरुआत करार देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतिहास में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब दिशा बदलती है और एक नया अध्याय शुरू होता है। इस शिखर बैठक को वैसा ही क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था, बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय तनावों के बीच भारत और यूरोपीय संघ की यह ऐतिहासिक साझेदारी वैश्विक स्थिरता को मजबूती देगी। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जो दोनों मुख्य अतिथि थे किसके 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के, की यात्रा को अभूतपूर्व बताया। एंटोनियो कोस्टा को उनकी सादगी और सामाजिक सरोकार के कारण लिस्बन का गांधी उन्होंने करार दिया। कौन? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, इसको याद रखेंगे। जबकि उर्सुला वॉन डेर को यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में दुनिया के लिए प्रेरणा बताया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। तो इस तरह से हम आपके सामने कुछ रखे क्वेश्चन, आगे भी इसी तरह से लाएंगे। थोड़ा सा बार बार हम बोलते हैं हमको पीडीएफ में दिक्कत होती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके सामने बेहतरीन तरीक़ों से रखा जा सके। चलिए, जितना पढ़ेंगे उतना ज़रूर लिखेंगे। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए।